हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयंस यूट्यूब चैनल। ठीक है, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खम्मा गनी, वॉट एवर। खैर, तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 6 का साइंस और चैप्टर 3 पे आ चुके हैं हम। और चैप्टर 3 में 2 पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए 2 वीडियो में, छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन में। और छोटा छोटा टाइम ड्यूरेशन बनाने का उद्देश्य है कि आप बोरिंग ना हो। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे, चूँकि चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। 1 मिनट, चलो ये सही है। चैप्टर का नाम क्या है? फाइबर टू फैब्रिक। मतलब कि हम लोग जो फैब्रिक यूज करते हैं वस्त्र बनाने में, पहनने योग्य वस्त्र बनाने में, वो कैसे या किस प्रक्रिया से बनता है। ठीक है, अब इस चैप्टर का देने का उद्देश्य क्या है एनसीईआरटी का? चूँकि एग्रीकल्चर के बाद जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यानी टेक्सटाइल यानी कि वस्त्र उद्योग है, वो एग्रीकल्चर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट एरिया है जो भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ठीक है, इसलिए ये सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स, जब आप प्रोसेस को जानोगे तो आप ये जान पाओगे कि कहाँ कहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और क्या क्या इश्यूज आते हैं और कहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है कि हम इसमें थोड़ा सा और स्किल प्रोवाइड कर दें और टेक्नोलॉजी इंक्लूड कर दें, जिससे हम इससे बेहतर से बेहतर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएँ। इसलिए चैप्टर को दिया गया है। और हमने क्या पढ़ लिया फाइबर टू फैब्रिक में? अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो फाइबर होते हैं वो या तो नेचुरल हो सकते हैं या तो सिंथेटिक हो सकते हैं। यदि हम बात करते हैं फाइबर की, थोड़ा सा देखना ये, हाँ, फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। नेचुरल का मतलब कि वो नेचर से प्रोड्यूस किए जाते हैं, नेचर से लिए जाते हैं। सिंथेटिक का मतलब होता है कि वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं विद रॉ मटेरियल यूज करके। नेचुरल रॉ मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं और नेचुरल रॉ मटेरियल यूज करने का मतलब इसमें किसी न किसी परिवर्तन के साथ यूज करते हैं, उसी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं जिस फॉर्म में वो नेचर में पाया जाता है। और या तो हम फिर केमिकल्स का यूज करके ऐसा ये फाइबर बनाते हैं। तो नेचुरल फाइबर का एग्जांपल है कॉटन, सिल्क, वुलन, ठीक है, और आर्टिफिशियल का नायलॉन, रेयॉन। सही है इसका एग्जांपल। तो अभी हम इस चैप्टर में देखेंगे नेचुरल में हमने देख लिया है कि नेचुरल फाइबर जनरेट करने में कॉटन का एग्जांपल, और एक हमने देखा था पटसन या जूट का। ठीक, तो जूट का प्रोडक्शन से लेके, यानी कि जूट का फाइबर कैसे बना और इस फाइबर से फिर हमने थ्रेड कैसे बनाया। ठीक, अब थ्रेड का प्रयोग करके हम कैसे एक साथ थ्रेड को बांधें और एक साथ कैसे इनको पिरोना शुरू करें कि अब ये किस में कन्वर्ट हो जाए, फैब्रिक में। ठीक, यहाँ तक हम थे। ठीक है, तो समझ में आया? फैब्रिक, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल कॉटन, सिल्क, जूट एंड वुल, सही है। और कॉटन से, जूट से और कॉटन का प्रोडक्शन से लेके, यानी कि प्लांट कल्टीवेशन का फिर पूरा प्रोसेस के थ्रू, यानी कि सोइंग करना एंड उसके बाद हार्वेस्टिंग करना। देन फिर आपने जब उसका फल लगा तो फल में फाइबर भी है, यानी कॉटन बॉल भी है विद सीड्स भी है। तो जब हम कॉटन को सीड से अलग किए, सीड से अलग किए, तो उसको हमने आपको एक प्रोसेस का नाम बताया था। और जब हम किसमें कहा गया, जब हम कॉटन बॉल को कॉटन सीड से अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जस्ट 1 मिनट, इसे हम कहते हैं गिनिंग। क्या कहते हैं? गिनिंग। किसे कहते हैं? फाइबर आर देन when fiber separated from the seed by combing यानी एक ऐसा टूल्स हमारे पास होता है जो ऐसे बना हुआ है और ऐसे 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 निकला हुआ। चित्र में देखे थे आप, जो ऊपर फिगर था चैप्टर 3 का 7th फिगर, तो उसमें हमने ऐसे ऐसे जब ऐसे ऐसे किए तो बीज भारी है तो नीचे बैठ गया और धागे को वो फंसा के अलग कर दिया। इसे कहते हैं गिनिंग। फिर उसके बाद जो हमको फाइबर मिला, उस फाइबर को हमने किस में कन्वर्ट किया? यान में। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पाइनिंग। सही है, स्पाइनिंग हो गया। यान तक जो थ्रेड बनाया हमने,
थ्रेड यानी फाइबर टू थ्रेड, इसे हम कहते हैं स्पाइनिंग। और स्पाइनिंग के बाद यानी कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पाइनिंग। ये हो गया, यहाँ से आपने निकाला कॉटन बॉल से फैब्रिक तक, ये हो गया गिनिंग एंड देन स्पाइनिंग एंड देन थ्रेड से हम जब फैब्रिक बनाते हैं, या कई सारे थ्रेड ऐसे ऐसे धागे हमारे पास हो गए, जब हम इसको एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, फंसा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, फैब्रिक। और ये फंसाने की प्रक्रिया डिपेंड करती है कि हम एक ही धागे को इस प्रकार फंसा दें कि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फैब्रिक में, या तो हम दो से अधिक धागे को एक साथ फंसा दें कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, फैब्रिक में। ठीक है, जब हम एक ही धागे का यूज करके फैब्रिक बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं नाइटिंग, उसे हम क्या कहते हैं, नाइटिंग, या इसी को निटिंग भी पढ़ते हैं, उसे हम निटिंग कहते हैं। और जब हम कई सारे धागे को एक साथ फंसाते हैं तो अब उसे हम कहते हैं वीविंग, उसे हम क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं। तो यहाँ जो बुनाई आप कह रहे हैं वे दो प्रकार की होती है, एक तो नाइटिंग और एक होता है वीविंग। वास्तव में जो नाइटिंग होता है उसको कहते हैं बांधना, और जो वीविंग होता है उसको कहते हैं बुनना, एक दूसरे के साथ फंसाना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तागे से वस्त्र तक यानी थ्रेड टू फैब्रिक, थ्रेड टू फैब्रिक। तो जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस की वो सब आपको इसमें मिलेगा। देखो कैसे बुनाई, तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, दो हमने आपसे डिस्कस किया, इसमें दो प्रमुख विधियां हैं, बुनाई और बंधाई। बंधाई यानी नाइटिंग, बुनाई यानी वीविंग। क्रियाकलाप 2 में आप ध्यान से में आपने यह देखा होगा कि वस्त्र तागों के दो सेटों जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है से मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। सही है ना, बुनाई या वीविंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ yarns together to make a fabric is called weaving. ओके, आइए कागज की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करें। ठीक है, अब आपको इस एक्टिविटी में ये बताया होगा कि आप कागज की दो पट्टी को, देखो इसमें साइज दिया है, आप चाहो तो अपने अनुसार ले सकते हो, 30 सेंटीमीटर लंबा, सही है, और 30 सेंटीमीटर चौड़ा, इस प्रकार का दो कागज आप ले लीजिए। ठीक है, और दोनों कागज अलग अलग कलर के आप ले सकते हो ताकि आकर्षक लगे। अब इन दोनों कागज को एक को ऐसे रख दीजिए और एक को ऐसे रख दीजिए, ऐसे। अब इनको इसी तरह फंसाते हुए चलिए आप। अब ये ऐसा देखो दिखाया है, ये देखो आप एक्टिविटी में आपने पेपर लिया, पेपर को आपने क्या किया कि समान पट्टियों में काट लिया, काटने के बाद ये देख लो कैसे बुनाई कर रहे हैं, ये पूरे लंबे लंबे ऐसे बिछा दिया इसको, और इसके बाद रेड वाला इससे निकाल के फंसा रहे हैं। अब ये तैयार हो गया। तो इस प्रक्रिया को जब हम देखो, इसमें कम से कम दो धागे हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, इसे हम कहते हैं वीविंग। ऐसा ही एग्जाम्पल आप देख सकते हो, किसका, देखो ये, सही है। तो यहाँ पे ये देख रहे हो, ये वीविंग लूम है, इसे लूम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लूम। लूम यानी करघा। यदि लूम हैंड से चलता है तो हैंडलूम, यानी ये क्या है, हैंडलूम। और यदि ये हैंड की जगह एक मोटर लगा दिया जाए और इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज किया जाए, मैकेनिकल एनर्जी के लिए, क्योंकि यहाँ मैकेनिकल वर्क हो रहा है, हाथ से एक्टिविटी हो रही है, तो यदि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज करें मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे हम ये बुनाई कर पाएँ, तो उस प्रकार के लूम्स को हम कहते हैं पावर लूम। उसे हम क्या कहते हैं, पावर लूम। सही है। तो अभी हैंडलूम बहुत कम प्रचलित है, पावर लूम ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन गवर्नमेंट हैंडलूम को बहुत प्रमोट कर रही है, क्योंकि हैंडलूम हाथ से जो वस्त्र होते हैं वो इतने बारीक बिने जाते हैं, इतने खूबसूरत होते हैं। इतिहास में उठा के आप देख लो कि पूरे जब मशीन एरा आया और मशीनों से वस्त्र बनना शुरू हुए, फिर भी जो इंडियन इंडस्ट्री में बने हुए, जो भारतीय उद्योग में बने हुए, घरेलू उद्योग में बने हुए वस्त्र होते थे हाथों से, महारानी उस प्रकार के वस्त्र को पहनती थी, जो बहुत सुंदर, राजा महाराजा उस प्रकार के वस्त्र को पहनते थे। उसमें इतनी बारीकी होती है, इतनी खूबसूरती होती है कि आप मशीन और हाथ वाले में उसको चूज करते थे। तो ये इंडियन इंडस्ट्री की, ये भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी क्वालिटी है, इसलिए गवर्नमेंट अभी हैंडलूम्स को बहुत प्रमोट कर रही है। आप जाके देखो मार्केट में, आपको हाथ से बने हुए जो कपड़े होंगे हैंडलूम्स वाले, वो बहुत महंगे मिलते हैं कंपेयर देन मशीनी ये कपड़ों से। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसे क्या कहते हैं, बुनाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, वीविंग। यहाँ पे क्या हो रहा है, वीविंग।
यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वीविंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक धागे हैं, सही है। यानी थ्रेड को, कई सारे थ्रेड को हम एक साथ क्या कर रहे हैं, फंसा रहे हैं, जिसे अब मैंने क्या कहा था, हम लोग क्या कहते हैं, वीविंग कहते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटी, सेकेंड एक्टिविटी में आ जाओ आप। सेकेंड एक्टिविटी में देखो क्या है, ये एक विशेष प्रकार की बुनाई की बात कर रहा है, जिसे हम क्या कहेंगे, नाइटिंग या निटिंग, निटिंग, ठीक है। यहाँ पे के जब ये वाउल्स है, ये सॉरी कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, 2 कॉन्सोनेंट एक साथ रहते हैं, तो इसमें से यहाँ अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, के आता है, और उसके बाद क्या आता है, एन आता है। तो एन बाद में आ रहा है, तो के का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे नहीं करेंगे, किसका करेंगे, एन का करेंगे, तो नाइटिंग या निटिंग। क्या आपने कभी यह ध्यान से देखा है कि स्वेटर किस प्रकार बुने जाते हैं? इनकी बुनाई निटिंग में, या बुनाई या निटिंग इंग्लिश में, किसी एकल तागे, सिंगल थ्रेड का यूज वस्त्र बनाने के लिए, यानी फैब्रिक के एक टुकड़े को बनाने के लिए किया जाता है। तो जो एक तागे से, सिंगल थ्रेड से बनते हैं, उसमें खास बात होती है कि आप कोई एक तागा ऐसे पकड़ लो और आप उसको खींचते जाओ, पूरा का पूरा ये जो आपका फैब्रिक है ये खुलता जाएगा एक तरफ से, ठीक है। जबकि जो 2 थ्रेड से बने होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे फंसे होते हैं, इसमें आपको दोनों थ्रेड खींचना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, सही है। जैसे आप देख सकते हो प्लास्टिक की बोरी, या जो जूट सैक होता है, जो जूट का बोरा बनता है, उसमें देखो 2 धागे ऐसे 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 बुने होते हैं, तो आपको दोनों थ्रेड को खींचना पड़ता है, तब वो खुलते हैं, ठीक। क्या आपने कभी किसी फटे हुए मोजे के किसी धागे को खींचकर देखा है? जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है तथा वस्त्र उधड़ता जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने वाली वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती हैं। इस प्रकार की बुनाई हाथों से या मशीनों द्वारा की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्र का निर्माण करने में किया जाता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार से पहनने की वस्तुओं में उपयोग होता है। जैसे आप स्वेटर की नेटिंग देखे होंगे, माता जी लोग करती हैं। अब आपका स्वेटर एक जगह से खुल गया तो फिर वो पूरा का पूरा स्वेटर फूलना शुरू हो जाता है। तो फिर पहले के माइंड में क्या आता है, देखो आपके माइंड में आना चाहिए था। पहले यह जानना चाहते हैं कि क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? अब आप कमेंट सेक्शन में इसको बताना, ठीक है। कई जगह इसका यूज होता है, कई जगह यूज होता है। नारियल का जो बाहरी खोल होता है, जिसे जटा कहते हैं, उसका यूज आप बताना कमेंट सेक्शन में। नहीं आएगा तो फिर भी ये भी कमेंट करना, मैं बता दूंगी, ठीक है। वस्त्र सामग्री का इतिहास। अब आ जाओ किस पे, कि ये जो वस्त्र के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि प्राचीन काल में लोग पहनने के लिए वस्त्र किस प्रकार की वस्त्र सामग्री का प्रयोग किया करते थे? वस्त्रों के विषय में पूरे प्रमाणों से यह प्रतीत होता है कि प्रारंभ में लोग वृक्ष की छाल, क्या पहनते थे, वृक्ष की छाल पहनते थे, या तो छाल को हम वल्क भी कहते हैं। हालांकि ये होता है, ये क्या बोलते हैं उसको, बाग, BARK, जिसे छाल कहते हैं। बड़ी बड़ी पत्तियां जंतुओं के चर्म और समूर से अपने शरीर को ढकते हैं, ठीक। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ तथा डलिया या टोकरी बनाना सीखा। लताओं, देख रहे हो एग्रीकल्चर कितना बड़ा परिवर्तन लाया। तो चलो, इसलिए जब हिस्ट्री मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 6 का ही, तब मैं यहाँ से रिलेट करूँगी कि जब एग्रीकल्चर आया 6th सेंचुरी BC में। हालांकि डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी नियोलिथिक एज में हो गई थी, लेकिन क्रांति कब आई? जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, सही है। किसके द्वारा? जब आया आयरन रिवॉल्यूशन, तब लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना शुरू किया। जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करना शुरू किया तो ज़्यादा टाइम, अब अनाज ज़्यादा हो गया, तुम्हारे लिए खाने के लिए वर्ष भर अनाज है, तो अब आप मेहनत क्यों करोगे, खाली समय बचेगा। अब खाली समय बचेगा तो कुछ और क्रिएटिविटी करते हैं। ह्यूमन की तो ये बात ही है, क्रिएटिव है वो, तो एक एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी उन्होंने करना शुरू किया। तो घास वगैरह जो थे और पेड़ के जो छाले होते थे, उसको उन्होंने ऐसे ही फंसाना
शुरू किया, फंसाते फंसाते फिर धीरे धीरे यही फंसाने की प्रक्रिया, टोकरी बनाने की प्रक्रिया, टोकरी पहले वस्त्र नहीं बनाया, पहले टोकरी जैसी चीज़ें बनाना शुरू किया, फिर इस ऐसे ही इन्होंने क्या, फिर उसको ऐसे बुनते 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 ऐसे सिंपल वस्त्र बनाया, कपड़े बनाया, फिर उस कपड़े को फिर धीरे धीरे उन्होंने पत्थर को नुकीला बना के उसको सुई जैसा बना के फिर इन कपड़ों को दो सेट को सिल के शेप देना शुरू किया और वस्त्र उद्योग का फिर प्रारंभ हुआ। इसका भी एक अपना इतिहास है, उसी की बात कर रहा है। लताओं जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐठन देकर, देख रहे हो, ऐठन देकर मतलब एक तरफ से क्या बना रहे हैं कि अलग अलग फाइबर को जोड़ के लड़ियां, लंबी लड़ियां बना रहे हैं, फिर वही किसमें बनेंगे, धागे, धागे के बाद फिर वो उसे बुनकर वस्त्र बनाएंगे। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। महाराष्ट्र में फ्लैक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में भी की जाती थी। उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित यानी कि कवर कर लेना, ढक लेना कर लेते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। अब बताओ कि वस्त्र की आवश्यकता क्यों पड़ी? वस्त्र की पहले आवश्यकता सम्मान को या प्रॉस्पेरिटी को दिखाने के लिए थोड़ी हुई। हमको जरूरत हुई वस्त्र की सुरक्षा वस्त्र की आवश्यकता सुरक्षा के लिए, सेफ्टी। किससे? वेदर में क्या, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बारिश होने लगी, भीग गए, तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम किसका यूज करते थे? वस्त्र का यूज करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से वस्त्र का आवश्यकता पड़ी और आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आविष्कार हुआ, कैसे आविष्कार हुआ ये आप देख ही रहे हो। रेशे को, घास को, एक टहनियों को ऐंठ कर, बांध कर बेचारे स्ट्रगल किए पड़े हैं। हम जो आज कपड़े स्टैंडर्ड पहन रहे हैं, पहले तो वही बुनाई नहीं हो पाती थी तो कपड़े फटे होते थे। आज एक्स्ट्रा बुनाई होने लगी है, मशीनें आ गई हैं, इससे तभी कपड़े फटे हुए हैं। सिलाई की सुई कहाँ गया? आच्छादित करने के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग हो गया। यहाँ तक सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्र की सिलाई करके पहनने के कपड़े तैयार किए। अपने जैसा उनका शरीर है वैसा आकार देना शुरू किया। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। अब जब एक बार आपने सिलना शुरू कर दिया, तब आप क्या करोगे? धीरे धीरे उसमें सुधार करना शुरू करोगे। अब आवश्यकता तो पूरी हो गई, अब सुंदर लगना चाहिए। अब क्या आना चाहिए? सुंदर लगना चाहिए। तुम्हारा देखो मेरे से अच्छा है, तो वो कहेगा मैं इससे भी अच्छा बनाऊंगा, इससे भी अच्छा बनाऊंगा। देख लो, कंपटीशन। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? कंपटीशन हमेशा बेटर चीज को लाता है। ठीक, आगे। परंतु क्या यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी साड़ियों, धोतियों, लुंगियों, पगड़ियों का बिना सिले वस्त्र के रूप में उपयोग किया जाता है? बिल्कुल है भाई। इतने सुंदर सुंदर वस्त्र बन रहे हैं तो हम क्यों पहन रहे हैं? तो इसका भी एक अपना रीजन है। क्यों तमिलनाडु में लुंगी पहनते हैं, क्यों यूपी में भी लुंगी पहनते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार वस्त्र एवं पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता दिखाई देती है। सही है। ये हो गया पूरे वस्त्र का इतिहास। वस्त्र का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ? जब मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया। जब कृषि करना शुरू किया तो फिर उन्होंने घास के छालों वगैरह को एक साथ बुनना शुरू किया। वहाँ से लेके यहाँ तक वस्त्र का एक इतिहास है। और आज एग्रीकल्चर के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है, जिसका जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताना कमेंट सेक्शन में जीडीपी क्या होता है। ठीक है, ये एक चैप्टर खत्म हुआ। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है किसका? कपास का। कपास गुल्लक यानी कॉटन बॉल्स। ठीक है, उसको हमने क्या किया? ओटना। ओटना क्या होता है बताना, क्योंकि अभी मैं सारे प्रोसेस को बताई हूँ। स्पाइनिंग क्या होता है, निटिंग क्या होता है, गिनिंग क्या होता है। सही है। फिर उसके आपने ओटा तो उसके बाद क्या बना? रेशा यानी फाइबर। देन आपने क्या किया? कताई। ठीक है, कताई ऐसे क्या बना? आपने तागे, तागे से बांधा अभी आपने यानी कि नेटिंग, एंड बुनाई विविंग, तो क्या तैयार हो गया? वस्त्र।
अब ऐसे ही आप किसका बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। चलो कमेंट सेक्शन में नहीं बना सकते तो तुम व्हाट्सअप करना ग्रुप में। और फिर से आपसे कह रही हूँ कि जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं प्लीज़ अपने यहाँ के बच्चों को एनसीईआरटी का ये वाला कोर्स जरूर दिखाएं। ओके, आप ऐसे ही जूट का बनाओगे। ठीक, अब उसके बाद हम अगले चैप्टर में आएंगे, और चूंकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है। एक्टिविटी आप करके दिखाओगे कॉटन, फैब्रिक, फाइबर, कताई, बुनाई, तागा। मैं नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि ये प्रोसेस का नाम है, तो प्रोसेस का नाम आप बताओगे। ठीक है, प्रोसेस का नाम आप बताना और एक्सरसाइज आप कर लेना। करने के बाद अच्छा ये देख लो, इसका समरी है। समरी आपको याद होना चाहिए। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी, पॉलिएस्टर। अब देखो यहाँ पॉलिएस्टर इसलिए दे दिया ताकि आप सिंथेटिक के बारे में भी सोचो। सिंथेटिक और ये सब क्या है, नेचुरल। ठीक, वस्त्र तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं या संश्लिष्ट, अभी बता दिया। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर कुछ संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं। तंतुओं से तागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनते हैं। ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब एक्टिविटी आप करके ऑयंस के प्लीज जो क्लास 6 वाले बच्चे हैं वो एक्टिविटी करके व्हाट्सएप पे फोटो लेके उसको अपलोड जरूर करें। ठीक है, अपलोड जरूर करें, क्योंकि यदि आप फालतू टाइम वेस्ट करते हो तो थोड़ा सा काम के लिए समय निकालो, मात्र 15-20 मिनट निकालो ही, लेकिन निकालो। ठीक है, ये आपके फ्यूचर, आपके परिवार के फ्यूचर, आपके देश के फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब मस्ती से पढ़िए, खूब मज़ा लीजिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और आप यदि कोई डाउट भी हो तो आप 94 51 52 60 22 जो आयंस का ऑफिशियल नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हो और मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूँगी। ठीक है, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो, मैं उस टॉपिक को डिस्कस करके अपलोड कर दूँगी, आप देख लेना।